Hello students, welcome to Dronacharya IS YouTube channel. I'm Dr. Davan Benipal presenting you daily current affairs covering 28th January 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो सभी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे जो कि हमारे यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले न्यूज़ आर्टिकल के साथ विच इज़ अबाउट चाइना एंड लिथुआनियाज ग्रोइंग टेंशंस. वेल, इस न्यूज़ आर्टिकल को समझने से पहले हमें पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा कि चाइना और लिथुआनिया के जो रिलेशंस हैं पिछले कुछ टाइम में ऐसा क्या हुआ है कि जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी डिग्रेड हो चुके हैं. और ये पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल में हम ये पढ़ रहे हैं दैट यूरोपियन यूनियन हैज़ लॉन्च्ड अ केस इन WTO अगेंस्ट चाइना हु इज़ टारगेटिंग लिथुआनिया. तो ये पूरी स्टोरी को समझने के लिए पहले चाइना और लिथुआनिया का जो बैकग्राउंड है इनके रिलेशंस का उसे कवर करते हैं. ना चाइना और लिथुआनिया के बीच में जो टेंशन्स हैं ये 2021 से ही राइज होनी शुरू हो चुकी थी जब लिथुआनिया ने ये अनाउंस किया दैट दे आर एस्टैब्लिशिंग अ ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, जिसे हम कह सकते हैं कि ताइवान की डी फैक्टो एम्बेसी लिथुआनिया में ओपन की गई और इसका नाम रखा गया ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस. तो ये काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट है, स्पेशली जब हम चाइना और ताइवान का इशू डिस्कस करते हैं तो वी सी दैट कि चाइना के साथ वन नेशन पॉलिसी चाइना अडॉप्ट करने के लिए कहता है बाकी सारे कंट्रीज़ को. एंड उस टाइम पे लिथुआनिया ने एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ओपन किया ताइवान के लिए और उसको अलग से नाम दिया गया ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस. तो इसने इनकी टेंशन्स को काफ़ी एस्केलेट कर दिया. इसी के साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई ना. अगर हम लिथुआनिया को देखें तो लिथुआनिया में एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट इलेक्टेड है वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट है. एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया कि जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हमें इम्पॉर्टेंस देनी चाहिए. तो प्रेजेंटली जो लिथुआनिया की गवर्नमेंट है इट फोकसेस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ व्हेन इट कम्स टू दी फॉरेन पॉलिसी. एंड यहाँ पे लिथुआनिया का जो हिस्ट्री है वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है. वेल, लिथुआनिया एक फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक स्टेट है, मतलब पहले ये USSR का पार्ट था, लेकिन ये पहली ऐसी सोवियत रिपब्लिक था जिसने अपनी इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर किया था. तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पॉलिटिकल राइट्स जो लिथुआनिया है ये हमेशा ही पहले नंबर पे रहा है. सोवियत यूनियन से भी ये ऐसा पहला कंट्री था जिसने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी. एंड 2021 में एक तो इन्होंने ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस की अनाउंसमेंट कर दी कि दैट वी आर एस्टैब्लिशिंग दिस ऑफिस. एंड साथ ही में मई 2021 में लिथुआनिया ने 17+1 एक कॉपरेशन फोरम चाइना का है उस फोरम को क्विट कर दिया. और ये जो फोरम है इसके अंदर मेनली सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं. तो चाइना लेड जो फोरम था इसको भी लिथुआनिया ने वहाँ से क्विट कर दिया. एंड इससे पहले 2019 में लिथुआनिया में न्यूज़ आई थी दैट दे आर आइडेंटिफाइंग सम चाइनीज एस्पियोनेज बेसिकली एज थ्रेट टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ लिथुआनिया. एंड इसको लेकर 2019 में एक लिथुआनिया के अंदर नेशनल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट भी आई थी विच वाज रेजिंग कंसर्न ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ चाइनीज़ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी सर्विसेज इन लिथुआनिया. तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये सब कुछ बैकग्राउंड लिथुआनिया की तरफ से है. अब क्योंकि लिथुआनिया ने ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला, चाइना का 17+1 कॉपरेशन फोरम इन्होंने लीव कर दिया एंड उसके बाद चाइना को ये थ्रेट बता रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी को लेकर. तो इन रिस्पॉन्स इसकी वजह से चाइना और लिथुआनिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, डिप्लोमेटिक टाइज जो थे वो डाउनग्रेड हो गए. और इसके चलते चाइना ने अपने एम्बेसडर को भी वापस चाइना में बुला लिया. लिथुआनिया में अब चाइनीज़ एम्बेसडर नहीं है. अब जिस वजह से आज ये पेपर में न्यूज़ आई है, बड़ा रीज़न ये है कि चाइना ने अपने रिस्पॉन्स पे लिथुआनिया के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रेड ब्लॉकेट्स लगा दिए. इन ट्रेड ब्लॉक्स की वजह से एंड साथ ही में जो और यूरोपियन कंपनीज़ हैं ये उनको भी प्रेशराइज कर रहा है दैट दे शुड स्टॉप सोर्सिंग देयर प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिथुआनिया. अगर यूरोपियन कंट्रीज़ को चाइनीज़ मार्केट में आना है, एक्सेस लेना है, सो दे नीड टू स्टॉप सोर्सिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम लिथुआनिया. तो काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रेड ब्लॉकेड ये लिथुआनिया के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं.
नाउ ये पूरा का पूरा इशू इतना सिग्निफिकेंट कैसे है, नाउ समझते हैं इसको थोड़ा डिटेल के अंदर। ये जो मूव था लिथुआनिया का टू ओपन अ ताइवानीज एम्बेसी, ये इतना अनयूजुअल नहीं है। जो इशू है वो इसकी नेमिंग के साथ है। कहीं और बाकी सारे कंट्रीज़ के अंदर भी ऐसी एम्बेसीज़ हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑफिसेज हैं उनको ताइवानीज़ नहीं कहा जाता, बिकॉज जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ हैं वो स्टिक करती हैं टू वन चाइना पॉलिसी। मतलब दे डोंट हैव एनी फॉर्मल टाइज विद ताइवान। नाउ फॉर इंस्टेंस न्यू दिल्ली के अंदर भी ऐसा ऑफिस है, लेकिन उसे नेम किया गया है तपई इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। तो नाम के अंदर थोड़ा फ़र्क आ गया। दिल्ली के अंदर उसको तपई इकोनॉमिक कल्चरल सेंटर्स कहा जाता है, लेकिन लिथुआनिया ने काफ़ी ओवरबोर्ड जाकर ताइवानीज एम्बेसी एक तरह से वहाँ पे ओपन कर दी, जो कि वन चाइना पॉलिसी की। हाँ, अगर आपका चाइना के साथ एक ही चाइना है विच इज़ द मेन चाइना, अगर चाइना के साथ किसी कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं तो वो कंट्री ताइवान के साथ ऐसे फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। तो ये नेम में काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। हाउएवर लिथुआनिया ने ये स्टेट किया है कि ये जो नेम उन्होंने रखा है ताइवानीज़ एम्बेसी के लिए, ये उनका जो स्टैंड है वन चाइना पॉलिसी के लिए उसको चेंज नहीं करता। लेकिन ये जो मूव था, दिस इज़ अ वेरी सेंसिटिव रेड लाइन फॉर चाइना, एंड इस नेम की वजह से दिस हैज़ क्रॉस दैट लाइन। ना यूरोपियन यूनियन के लिए भी ये एक मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है, क्योंकि लिथुआनिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और वो काफ़ी ज़्यादा इस पूरे इशू की वजह से चाइनीज़ की जो कोवर्सिव पॉलिसीज़ हैं ये उसको फेस कर रहा है। अब उनकी जो डिप्लोमेसी है वो जो लिथुआनिया है वो फेस कर रहा है। एंड नाउ यूरोपियन यूनियन भी जो चाइना के साथ जो एनुअल ट्रेड है इस पूरे ब्लॉक का उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन जो चाइनीज़ रिस्पॉन्स मिला है इस पूरी लिथुआनिया के केस को देखकर, ये काफ़ी फोर्सफुल तरीके से आया है, एंड इट हैज़ डेफिनेटली अलार्म्ड द यूरोपियन यूनियन एज वेल। तो एक तरह से इतना फोर्सफुल एक्ट चाइना का है, इट्स जस्ट लाइक किल द चिकन टू स्केयर द मंकीज़। बेसिकली बाकी सब कंट्रीज़ को यहाँ से दिखाया जा रहा है कि अगर वो फॉलो नहीं करते हैं चाइना जो कह रहा है, तो जिस तरह से जो हाल लिथुआनिया का किया जा रहा है वैसा ही बाकी सब के साथ हो सकता है। सो दे आर मेकिंग लिथुआनिया एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री विच इज़ नॉट फॉलोइंग द सूट ऑफ चाइना। तो इन दोनों कंट्रीज़ की टेंशन्स के साथ साथ ये वैसे भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वी नीड टू सी कि यूरोपियन यूनियन जो कि एक मेजर पावर है वो किस तरह प्रोसीड करती है, चाइना के साथ अपने रिलेशंस को कैसे मेंटेन करती है, जबकि वो क्लियरली देख रहे हैं कि कितना स्ट्रेटेजिकली जो चाइना है वो ट्रेड रिलेशंस के अगेंस्ट जा रहा है व्हेन इट कम्स टू लिथुआनिया। नाउ ये सिचुएशन क्रिटिकल इसलिए हो जाती है, अगर हम लिथुआनिया का केस देखें तो वो एक एक्सेप्शनल केस है। लिथुआनिया का ट्रेड सरप्लस है चाइना के साथ, तो मतलब कोई ज़्यादा प्रेसिंग नीड नहीं है लिथुआनिया को टू एक्सेस द चाइनीज़ मार्केट। लेकिन जो चाइना ने बाकी यूरोपियन कंपनीज, यूरोपियन कंट्रीज़ को ये कहा है दैट दे विल नॉट सोर्स एनीथिंग फ्रॉम लिथुआनिया इफ दे नीड टू एक्सेस द चाइना। ये एक बड़ा मूव, कोएर्सिव पॉलिसी चाइना की तरफ से आई है। ना यूरोपियन यूनियन के लिए भी ये मुश्किल है कि वो किस तरह से जो टेंशन चल रही है बिटवीन लिथुआनिया जो कि EU का मेंबर है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर विच इज़ चाइना, इन दोनों को किस तरह से इस टेंशन्स को कम करें और इसको बाइंड करके रखें। तो अब यहाँ से हमें समझ में आएगा कि आज का जो न्यूज़ आर्टिकल है ये बेसिकली क्या बता रहा है। तो क्योंकि लिथुआनिया का जो स्टैंड रहा है फॉर ताइवान, इसे लेकर चाइना ने बहुत ही अनरीजनेबल ट्रेड ब्लॉकेट्स लगा दिए हैं लिथुआनिया के ऊपर, जिसके चलते यूरोपियन यूनियन ने चाइना के अगेंस्ट केस किया है इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ना यहाँ से लिथुआनिया की जोग्राफ़ी भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। सबसे पहले लिथुआनिया की जो लोकेशन है, इट्स अ बाल्टिक कंट्री। नाउ बाल्टिक कंट्री जब भी हम कहते हैं तो अगर आप यूरोप देखें, यूरोप का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे आपको बाल्टिक सी नज़र आएगा। ओवर हियर यू हैव बाल्टिक सी, एंड वो कंट्रीज़ जो कि बाल्टिक सी को टच करती हैं उनको हम बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। तो इसके अंदर 3 कंट्रीज़ आती हैं, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ओके, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इन तीनों कंट्रीज़ को हम बाल्टिक स्टेट्स कहते हैं। सो लिथुआनिया इज़ वन ऑफ द बाल्टिक स्टेट। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इज़ अबाउट इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। वेल, रिसेंटली
चाइना की मिलिट्री की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये जो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये पूरा का पूरा जो इशू है, इट्स अ मैटर बिटवीन चाइना एंड इंडिया, एंड इसे लेकर दे हैव अपोज्ड द थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, कि किसी भी तरह की थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट इस डिस्प्यूट के अंदर नहीं होनी चाहिए। मेनली ये जो स्टेटमेंट दी गई है चाइना की मिलिट्री की तरफ से, दैट इज़ फॉर यूएस। तो यूएस को टारगेट करते हुए चाइना ने कहा है दैट दे विल वर्क टुगेदर विद द इंडिया एंड दे विल प्रॉपरली डील विद दिस बॉर्डर इशू थ्रू नेगोशिएशंस, एंड फॉर दिस दे डोंट नीड एनी थर्ड पार्टी, दे डोंट नीड इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस। एंड फॉर दैट इवन चाइनीज़ मिलिट्री के स्पोक्स पर्सन ने ये भी कहा कि जो रिसेंटली हमारा 14th राउंड हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इट वॉज़ वेरी पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव, और कहा कि हम इसी तरह म्यूचुअली एक डिसीजन पे आकर इस पूरे इशू को सॉल्व करेंगे। तो अब नाउ क्योंकि यहाँ पे LAC का जिक्र हुआ है, तो एक बार क्विकली समझ लेते हैं कि LAC है क्या। सो LAC इज़ बेसिकली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये एक डिमार्केशन लाइन है दैट सेपरेट्स द इंडियन कंट्रोल टेरिटरीज फ्रॉम द चाइनाज कंट्रोल टेरिटरीज। इंडिया और चाइना की जो टेरिटरीज हैं, इनको डिमार्केट करने के लिए जो लाइन बनाई गई है, दैट इज़ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। नाउ LAC इज़ डिफरेंट फ्रॉम LOC। LOC इज़ लाइन ऑफ कंट्रोल। हमारा जो LOC है दैट इज़ विद पाकिस्तान। तो LOC LAC से कैसे डिफरेंट है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो समझिए कि जो LOC है विच इज़ विद पाकिस्तान, ये 1948 में हमारी जो सीज़ फायर हुई आफ्टर कश्मीर वॉर, ये सीज़ फायर को नेगोशिएट किया गया था बाय यूनाइटेड नेशंस। उस सीज़ फायर के दौरान ये LOC को इमर्ज करवाया गया, और इसके बाद 1972 में शिमला एग्रीमेंट के बाद दोनों ही कंट्रीज़ ने एग्री किया और इस LOC को डेजिग्नेट किया 1972 में, जिसके बाद इसे डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने, DGMO, दोनों पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही आर्मीज़ के DGMOs ने इसे मैप पे डिलीनेट किया, एंड इसे इंटरनेशनल रिकग्निशन दी गई एज अ लीगल एग्रीमेंट। तो ये पूरा का पूरा एग्रीड है, दोनों कंट्रीज़ ने इसे एग्री किया है, एंड इट्स अ लीगल एग्रीमेंट। लेकिन अगर हम चाइना के साथ हमारे LAC की बात करें, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कंट्रीज़ ने इसे अभी तक एग्री नहीं किया, ना तो ये किसी मैप के ऊपर इसे ड्रॉ किया गया है, डिलिनिएट किया गया है, और ना ही ये ग्राउंड पे डिमार्केट की गई है। इट्स ओनली अ कॉन्सेप्ट, इट इज़ नॉट एग्रीड बाय ईदर इंडिया और चाइना। ना ये डिसएग्रीमेंट हमें लेंथ ऑफ LAC से पता लग जाएगा। इंडिया के अकॉर्डिंगली हमारा जो LAC है डिमार्केशन विद चाइना, ये जो लाइन जा रही है, दिस इज़ ऑफ 3488 किलोमीटर लॉन्ग, लेकिन चाइना कहता है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ 2000 किलोमीटर लॉन्ग है। तो दोनों के जो लेंथ के अंदर डिफरेंस है, दैट इज़ द रीज़न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। नाउ LAC को कुछ सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, नेमली 3 सेक्टर्स के अंदर LAC को डिवाइड किया जाता है। वन इज़ ईस्टर्न सेक्टर, जो कि अरुणाचल प्रदेश और जो सिक्किम वाला एरिया है वहाँ पे है। देन कम्स मिडिल सेक्टर, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया है, एंड इसके बाद आता है वेस्टर्न सेक्टर, जो कि लद्दाख में है। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर जो LAC है, दैट इज़ अलोंग द 1914 मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन प्रीलिम्स में भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो ये इट वाज मार्क्ड आउट बिटवीन ब्रिटेन एंड तिब्बत, एंड इट वाज बेसिकली डन टू क्लेम द अनडिफाइंड बाउंड्रीज, जो कि अनडिफाइंड बॉर्डर्स थे ब्रिटेन और तिब्बत को लेकर। तो उसको मार्क आउट करने के लिए मैकमोहन लाइन बनाई गई थी इन 1914। तो जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो अलॉन्ग इस मैकमोहन लाइन फॉल करता है। नाउ इन तीनों सेक्टर्स में, ईस्टर्न, मिडिल एंड वेस्टर्न, जो मिडिल सेक्टर है वो सबसे लीस्ट डिस्प्यूटेड है, लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल ऑफ डिस्प्यूट्स आपको वेस्टर्न सेक्टर में देखने के लिए मिलते हैं व्हेन इट कम्स टू LAC बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो अगर हम डिसएग्रीमेंट्स की बात करें, तो सबसे पहले तो हमारा जो वेस्टर्न सेक्टर है वहाँ पे इंडिया जो मैप रिलीज़ करता है, जिसके अंदर जो ऑफिशियल बाउंड्रीज मार्क किया जाता है, एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर जो अक्साई चिन्ह वाला एरिया है उसे भी इंडिया में इंक्लूड किया जाता है। तो अगर हम ये वाला हिस्सा देखें, दिस इज़ अक्साई चिन्ह। लेकिन ये जो अक्साई चिन्ह है, इट इज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइना, ये चाइना के ऑक्यूपेशन में है।
लेकिन फिर भी जो सर्वे ऑफ इंडिया मैप इंक्लूड करता है उसके अंदर एक्साई चिन इंडिया का पार्ट दिखाया जाता है। तो इसका मतलब जो इंडिया की जो क्लेम लाइन है, इंडिया जो क्लेम कर रहा है कि इंडिया और चाइना का बॉर्डर है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ LAC एंड अक्साई चिन, जो कि एक्चुअली अभी ऑक्यूपाइड है चाइना की तरफ से, बट इट इज़ शोन एज पार्ट ऑफ इंडिया। सिमिलरली अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो मैप रिलीज़ करता है उसके अंदर डेफिनेटली वो अक्साई चिन को भी अपने अंदर इंक्लूड करता है, और साथ ही में जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है उस सारे के सारे को चाइना अपने मैप में इंक्लूड करता है एंड मार्क इट एज साउथ तिब्बत। तो अक्साई चिन जो इंडिया भी इंक्लूड कर रहा है वो चाइना भी इंक्लूड करता है, अरुणाचल प्रदेश को भी चाइना अपने मैप के अंदर इंक्लूड करता है। तो इसका मतलब एज यू कैन सी देयर इज अ क्लियर कट डिसएग्रीमेंट व्हेन इट कम्स टू द लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। तो इस पूरे इश्यूज़ को लेकर वी सी कि आफ्टर टाइम टू टाइम डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं, एंड इसे लेकर चाइना ने स्टेटमेंट दी है दैट दे विल रिजॉल्व दिस इशू विद इंडिया एंड दे डोंट वांट एनी थर्ड पार्टी टू कम इन बिटवीन दिस इशू। आगे बढ़ते हैं। आज के पेपर में हुसैन सागर लेक विच इज़ प्रेजेंट इन हैदराबाद, हुसैन सागर लेक की एक पिक्चर आई जिसके अंदर दिखाया गया कि वहाँ पे एल्गी फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए बायो रेमेडिएशन एफर्ट्स वहाँ पे चल रहे हैं। वेल, तो कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए हुसैन सागर लेक को लेकर। इट्स अ सिंबल ऑफ लव, एंड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में हुसैन सागर लेक को हार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया था। So Hussain Sagar Lake is also known as Heart of the World, and it was declared so by UN's World Tourism Organization on the occasion of World Tourism Day in 2012. So it's very important, you should know this. And इस हुसैन सागर लेक के अंदर there's a very calm statue of Buddha as well, and इसे symbol of love भी कहा जाता है, और UN ने इसे Heart of the World का status भी दिया है। तो इसके बाद क्योंकि इस आर्टिकल में दिखाया गया कि बायो रेमेडिएशन एफर्ट्स यहाँ पे हो रहे हैं टू प्रिवेंट द पोल्यूशन, टू प्रिवेंट द एल्गल फॉर्मेशन इन द लेक, तो एक बार क्विकली बायो रेमेडिएशन के टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। फ्रॉम इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के अंदर बायो रेमेडिएशन पढ़ते भी हैं, तो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट इज़ बायो रेमेडिएशन। सो बायो रेमेडिएशन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जाता है, बैक्टीरिया एंड फंगस इज यूज्ड बेसिकली टू डिग्रेड द कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल कंटामिनेंट्स इनटू लेस टॉक्सिक फॉर्म्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज़ के साथ जब ये प्रोसेस कंडक्ट किया जाए इसको कहा जाता है बायो रेमेडिएशन। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंडिजीनियस भी हो सकते हैं, जो कंटामिनेटेड एरिया है वहाँ के इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ किया जा सकता है, या फिर किसी और जगह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करके जो कंटामिनेटेड साइट है वहाँ पे लाया जाता है ताकि जो एरिया है उसका ट्रीटमेंट हो सके। बायो रेमेडिएशन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, इन सिटू बायो रेमेडिएशन एंड एक्स सिटू बायो रेमेडिएशन। इन सिटू का मतलब क्या होता है कि जो कंटामिनेटेड मटेरियल है उसका उसी की साइट पे वहीं के वहीं हम अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है इन सिटू। इसके अंदर बायो वेंटिंग, बायो स्पार्जिंग, बायो ऑगमेंटेशन ऐसे प्रोसेसेस आ जाते हैं। नाउ बायो वेंटिंग की अगर हम बात करें तो कुछ वेल्स बनाए जाते हैं, अगर किसी एरिया में कंटामिनेटेड सॉइल है तो सॉइल के अंदर कुछ वेल्स बनाए जाएंगे और उस वेल्स के थ्रू एयर और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई किया जाता है। ना इससे क्या होगा, वो जो सॉइल है उसके जो इंडिजीनियस बैक्टीरियाज हैं उनकी जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट हो जाती है, एंड दे फर्दर कंटामिनेट द टॉक्सिक एलिमेंट्स डीप अंडर द सर्फेस। तो वेंटिंग कर दी, वहाँ पे वेल्स बना दिए जिसकी वजह से उस सॉइल के ही जो अपने बैक्टीरियाज थे उनको एक स्टिमुलस मिल गया एंड उन्होंने उस एरिया को ट्रीट कर दिया। सिमिलरली बायोस्पार्जिंग आता है। बायोस्पार्जिंग में क्या होता है कि वाटर टेबल के बिलो एयर को अंडर प्रेशर डाला जाता है बेसिकली टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। जो वाटर टेबल है उसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली जो डिग्रेडेशन का जो रेट है वो इंक्रीज होगा और उस वाटर बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो अपने आप जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको डिग्रेड कर देंगे बिकॉज ऑक्सीजन जो है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ चुकी है। तो बायो वेंटिंग सॉइल में हो रही है, इसका उल्टा अगर हम वाटर की बात करें तो वहाँ पे हम कहते हैं बायोस्पार्जिंग। देन कम्स बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है,
जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कंटामिनेटेड साइट पे लाया जाता है, दे आर इम्पोर्टेड, जिसकी वजह से वहाँ पे जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज़ होता है. नाउ बायो रेमिडिएशन टेक्निक से रिलेटेड हम बहुत बार अगर कहीं पे ऑयल स्पिल हो जाए या फिर कहीं पे ऑयल कंटामिनेशन हो जाए ताकि कोई हार्मफुल रेजिड्यू ना बचे, तो हम सुनते हैं ऑयल जैपर्स के बारे में, ऑयलोवोरस एस. तो ये सब जो अक्सर न्यूज़ में रहता है, दिस इज़ बेसिकली फॉर्म ऑफ बायो रेमिडिएशन ओनली. इसके बाद एक्स-सिटू बायो रेमिडिएशन भी होती है. तो एक्स-सिटू का मतलब क्या हो गया कि जो कंटैमिनेटेड मटेरियल है उसे रिमूव किया जाता है और कहीं और जाकर उसे ट्रीट किया जाता है. ना फॉर एग्जांपल लैंड फार्मिंग. लैंड फार्मिंग में क्या होगा, जो सॉइल है जो कंटैमिनेटेड है उसे पहले वहाँ से एक्सकवेट करते हैं और जहाँ पे उसको ट्रीट करना होता है वहाँ पे प्रिपेयर्ड बेड के ऊपर उसको लगातार टिल करते हैं, पोल्यूटेंट्स को धीरे धीरे डिग्रेड करते हैं और एक तरह से इंडिजीनियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वहाँ पे ग्रो करवाया जाता है एंड अल्टीमेटली जो कंटामिनेंट्स हैं वो डिग्रेड हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे उस कंटामिनेटेड सॉइल को रिमूव किया गया और कहीं और जाकर ट्रीट किया गया. सिमिलरली हमारे पास आता है बायोपाइल्स. नाउ बायोपाइल्स इज बेसिकली अ काइंड ऑफ हाइब्रिड ऑफ लैंड फार्मिंग एंड कंपोस्टिंग. मतलब लैंड फार्मिंग का मतलब क्या है, यू विल रिमूव द कंटामिनेटेड सॉइल, लेकिन इसमें कंपोस्टिंग कौन करेगा, इट इज़ डन बाय सम इंजीनियर्ड सेल्स जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया है ताकि वो जो पूरा का पूरा जो पाइल्स हैं उसे वो एरेट कर दे एंड अल्टीमेटली सरफेस आपकी जो कंटामिनेशन थी वो ट्रीट हो जाए. सिमिलरली बायोरिएक्टर्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े कंटामिनेटेड सॉलिड मटेरियल या फिर कंटामिनेटेड वाटर को ट्रीट करने के लिए कंटेनमेंट सिस्टम बनाया जाता है. अगर उसमें डालकर ट्रीट किया गया है तो उसको बायोरिएक्टर्स के थ्रू कंप्लीट किया जाता है. देन कम्स कंपोस्टिंग. कंपोस्टिंग तो नेचुरल प्रोसेस है जिसके अंदर जो डीकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है वो रिसाइकल हो जाता है इनटू रिच सॉइल विच इज़ कॉल्ड एज कंपोस्ट. तो ये सब जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रोल प्ले कर रहे हैं, उस पूरे मेथड को कहा जाता है बायो रेमिडिएशन. इट इज़ वेरी यूजफुल क्योंकि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन कर देता है. जो कंटामिनेंट्स हैं उनकी पूरी की पूरी तरह से उनको डिस्ट्रॉय कर देता है. जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, एक्सपेंसिव नहीं है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है. लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है. ये आप उन कंपाउंड्स पे इस प्रोसेस को यूज़ नहीं कर सकते जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ जो बायोडिग्रेडेबल पार्ट है उसी के ऊपर काम कर सकता है. Now because this is a normal process, so definitely it takes longer time. अगर केमिकल और आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस से कंपैरिजन में देखें तो it takes a long time. But again, it is environmental friendly, it is less expensive. आगे बढ़ते हैं. आज फिर मुल्ला पेरियार डैम न्यूज़ में आया है. कुछ दिनों पहले हमने मुल्ला पेरियार डैम को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था एंड वी अंडरस्टूड कि एक पटिशन फाइल की गई थी विच वाज सेइंग कि जो मुल्ला पेरियार डैम है इट इज़ हैविंग डेंजर ऑफ अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो सेंट्रल वाटर कमीशन था उसे कहा दैट दे शुड लुक इनटू दिस मैटर. जो डैम है उसकी सेफ्टी को लेकर एक कमेटी बनाई गई एंड उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि जो मुल्ला पेरियार डैम है इट इज़ कम्प्लीटली सेफ. सेस्मिकली उनका जो स्ट्रक्चर है, जो हाइड्रोलॉजिकल वाटर लेवल है, इन सब को चेक करते हुए द सेंट्रल वाटर कमीशन हैज सेड दैट मुल्ला पेरियार डैम इज़ कम्प्लीटली सेफ. सो मुल्ला पेरियार डैम अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू वॉच द प्रीवियस वीडियो, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. इट इज़ लोकेटेड एट द कन्फ्लुएंस ऑफ मुल्लायार एंड पेरियार रिवर्स. तो केरला के अंदर दो रिवर्स हैं, मुल्लायार एंड पेरियार. जहाँ पे ये दोनों रिवर्स मिलती हैं वहाँ पे जो डैम बना है उसे कहा जाता है मुल्ला पेरियार डैम. सो दिस डैम इज़ प्रेजेंट इन केरला बट इट इज़ ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड बाय तमिलनाडु. आगे बढ़ते हैं. सो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो समिट हुआ कल, उस समिट के हाइलाइट्स यहाँ पे नोट करते हैं. तो जैसा कि हमने कल भी डिस्कस किया था, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस समिट के अंदर डिस्कस की गई दैट इज़ टू ओवरकम द लैक ऑफ कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड द सेंट्रल एशियन कंट्रीज़. सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पाँचों के पाँचों, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान, ये पाँचों के पाँचों कंट्रीज़ लैंडलॉक्ड हैं. एंड किस तरह इंडिया और इनके बीच में कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जाए, इसे लेकर इस पूरी डिस्कशंस की गई. आफ्टर दैट
द सिचुएशन ऑफ अफ़गानिस्तान वाज आल्सो डिस्कस्ड, क्योंकि अगर हम देखें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ का भी नेबरहुड है अफ़गानिस्तान और इंडिया का भी नेबरिंग कंट्री है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान की जो सिचुएशन है उसे वहाँ पे डिस्कस किया गया। जो इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफ़गानिस्तान को भेजी जा सकती है उसकी यहाँ पे बात हुई। किस तरह वहाँ पे ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव गवर्नमेंट बननी चाहिए, एंड वहाँ पे जो विमेन हैं, जो चिल्ड्रन हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, उन सब के राइट्स प्रिजर्व हों, टेररिज्म वहाँ पे ना हो, ऐसी सारी जो डिस्कशंस हैं वो विद रिस्पेक्ट टू अफ़गानिस्तान की गई। तो मेनली जो दिल्ली डिक्लेरेशन आया आफ्टर दिस समिट, उसके अंदर यही कहा गया कि इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में जो डेवलपमेंट होनी है दैट इज़ बेस्ड ऑन म्यूचुअल कनेक्टिविटी, एंड जिससे दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड और जो कॉमर्स है वो इंक्रीज़ हो, एंड जो कनेक्टिविटी है हम उसे ओवरकम कर सकें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इस वीडियो लेक्चर में हमने आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया है जो कि हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आई होप यू गाइज enjoyed this lecture. So that is all from my side. Thank you very much. Thanks for watching Dronacharya IAS YouTube channel. Thank you.